मैसेज जाने से बताना सर। हुआ है क्या? हो गया सर। ओके सर, ठीक है। अच्छा देखो, तो बेसिकली सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास है और हम लोग अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, जैसे कि मैं चौथा नंदिनी को स्पेशली बोलूँगा, नील मोस्ट प्रोबेबली लाइव क्लास किया है। तो मैंने वर्किंग कैपिटल का ना जस्ट कुछ थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप, मतलब वर्किंग कैपिटल है क्या, इसको लेके मैंने कुछ जो कहानी होता है बेसिकली, मैं कुछ ऐसे 2 लेक्चर्स किया वर्किंग कैपिटल के ऊपर। तो मैं क्वेश्चन आंसर पे अभी तक नहीं आया, तो वो क्वेश्चन आंसर पे मैं बात करूंगा। तो आज मैं एक्चुअली कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन आंसर पे ही मेनली डिस्कस करना है। तो मैं इससे पहले 2 क्लास में मैं पूरा वर्किंग कैपिटल का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड स्टोरी मैंने क्लियर किया। तो मैं सभी को शेयर करूंगा। जो लोग इससे पहले लाइव क्लास नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं उनको तो क्लास शेयर कर ही दूंगा। बट जिन लोगों ने क्लास नहीं किया, उनके लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं आज जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी आप लोगों के लिए इनफ रहेगा समझने के लिए। लेकिन हाँ, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसके लिए इससे पहले वाला जो भी क्लासेस मैंने करवाया वो भी बहुत वाइटल है सर, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा जिन लोगों का भी क्लास नहीं सर, ठीक है सर। तो था नंदिनी, क्या मेरा बात समझ में आया आप लोगों को? है सर। ओके सर, हाँ सर। ओके सर। बाकी मैं आज जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज़ मोर देन इनफ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और मैटर को समझने में बहुत इनफ होता है, ठीक है। ऐसे देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इससे पहले आप लोगों ने मोटा मोटी टाइम बलुआ मनी किया, मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल करवाया, कैपिटल स्ट्रक्चर भी बताया और लेवरेज के बारे में भी बात किया, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर में मैं बाद में कुछ और थोड़ा डिटेल से वो भी बात कर लूँगा, बट जिन लोगों ने किया है, जिनका नहीं हुआ वो बाद में पूरा चीज़ फिर से बताएगा, मतलब फिर से सीखेगा। मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं आपको अभी तक जो भी टॉपिक इससे पहले करवाया, जिसका नहीं हुआ है वो बाद में उसको रिवाइज में करेगा, नहीं हुआ है तो वापस करेगा, और हुआ है तो रिवाइज करेगा, ठीक है। और बाकी चलो सर वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिस एक बात कहना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है क्या। सर इन सिंपल मैं आपको बताऊं वर्किंग कैपिटल क्या है। सर इन सिंपल वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस करने के लिए आपको पूंजी का जरूरत होता है ना सर। आपको बिजनेस करना है तो यू नीड अ कैपिटल, ये सर नो, प्लीज जल्दी बताओ, यस सर। है ना। तो उस पूंजी का मैनेज कैसे करना है, और मैनेज मतलब देखो सबके पास पूंजी होता नहीं है, मतलब कैपिटल इतना इजीली सबके पास अवेलेबल नहीं होता, किसी के पास नहीं। मतलब राजा महाराजा लोग भी एक दिन में राजा महाराजा नहीं बना। ये गलतफहमी है समाज में कि सब एकदम स्टार्टिंग से ही सबके पास पैसा है, नहीं सर। पैसा बनाया जाता है, पैसा किसी के पास पहले से नहीं रहता है। इसके लिए आपको विवेकानंद का एक लाइन समझना पड़ेगा कि लाइन में एक बहुत सिंपल सा लाइन बताता है। विवेकानंद जी बहुत फेमस फिलोसोफर थे, योगी थे, आप सबको पता है, द ग्रेट सन्यासी, इनके बारे में मैं क्या बताऊं। तो उन्होंने एक लाइन बताया, लाइन में ऐसा बोलता है सर, बंगाली में बात बोल रहा हूँ पहले आपको मैं, फिर आप इसको बिजनेस पॉइंट में समझ लेना। कहता है, যুগে যুগে মানুষই টাকা করিয়াছে, টাকায় কখনো মানুষ করে নাই। इसमें थोड़ा सा डबल मीनिंग है। मतलब विवेकानंद जी का कहना है कि पैसा बनाना, मनी मेकिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, पैसा बनाना ये तो समय समय में देखा गया है कि इंसान ही पैसा बनाते हैं। पैसा कभी भी इंसान नहीं बना सकता, पैसे से कभी इंसान नहीं बनता है, इंसान पैसा बना सकता है। ये सुन लो, प्लीज टेल मी। यस सर। इंसान, है ना, ये बात तो मानना पड़ेगा आप सभी को, मतलब ये तो हार्डकोर ट्रूथ है कि समय समय में इंसान ने ही पैसा बनाया, पैसा कभी भी इंसान नहीं बनाया, ठीक है। तो अब इसी मुद्दे पे मैं ज्यादा गहरा अर्थ पे नहीं जाना चाहता, बस वो सिंगल लाइन लेना चाहता
कि समय समय में युगे युगे इंसान नहीं मतलब मानुष ही पैसा बानिए छे, सिंपल बात। अब मानुष पैसा तो बनावे मतलब इंसान पैसा तो बनाएगा, लेकिन उसके लिए उसको बिजनेस करना है, सिंपल बात है सर। अब बिजनेस करने के लिए उसको कैपिटल का जरूरत है, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल नहीं है तो कहाँ से लाएगा? फिर उसके लिए उसको लोन लेना पड़ेगा, और कहाँ से लाएगा ये सुनो। अगर आपके पास नहीं है तो आप कहाँ से पैसा लाओगे? आपको किसी से उधार लेना होगा। कोई बोलेगा सर अगर मुझे कोई नहीं लोन दे रहा है तो, अरे कोई तो देगा, कोई तो देगा। हाँ सर मेरे को 10 लाख चाहिए, बट मेरे को 10 लाख कौन देगा? तो ठीक है, पहले आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से जितना आपका एलिजिबिलिटी है आप अपने पापा से पूछो। अगर पापा नहीं देता है तो माँ से पूछो, माँ नहीं देता तो भाई से पूछो, भाई नहीं देता है तो चाचा को पूछो, मामा को पूछो। सर कोई नहीं देगा, भाई दोस्त कुछ तो है, कोई तो देगा। अरे भाई ठीक है 10 लाख नहीं देगा, 1 लाख, अच्छा 1 लाख भी नहीं देगा, 50,000, अच्छा 50,000 नहीं देगा, 10,000, अरे कुछ तो दे देगा सर। ठीक है, पीछे पड़े रहोगे 10,000 भी मिल जाएगा एज पर योर एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी कैसे होता है कि क्या आपको रीपे करने का क्षमता है, इस पे डिपेंड करता है ना सर। आपका क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि क्या ये बंदा रीपे कर पाएगा, तो दे देगा आपको। अब देखो घर वाले या दोस्त लोग अगर आप नहीं देते हो तो 2 दिन चिल्लाएगा, तीसरा दिन चुप हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बैंक लोन लेके बिजनेस करना है, देखो सर बात एकदम मैं एकदम रूट लेवल से उठाया, ठीक है, इधर उधर का बात नहीं किया, एकदम रूट लेवल से उठाया। अब जेन्युइनली किसी को 10 लाख का नीड है और उसके पास बिजनेस प्रोजेक्ट है, कुछ नहीं है उसके पास, सिर्फ बिजनेस का प्रोजेक्ट है, आइडिया है उसका। क्या है? आइडिया। एंटरप्रेन्योर कैसे बनता है सर? आप लोग सुनते हो ना आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का दुनिया है ना, न्यू न्यू बिजनेस बनता है ना, नया नया बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, प्यार से कहा जाता है स्टार्टअप। सीएस वाले तो स्टार्टअप लॉ भी पढ़ चुका होगा, लॉ के क्लास में मोस्ट प्रोबेबली, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज में। ठीक है, फिर से करवाऊंगा। स्टार्टअप कैसे बनाया जाता है, स्टार्टअप का रूल्स रेगुलेशंस क्या है, स्टार्टअप में क्या रूल्स बनाया जाता है, ये फाउंडेशन लेवल में भी सीएस में या सीएमए में पढ़ाता हूँ। हर जगह में, एग्जीक्यूटिव में तो थोड़ा सा लीगल मैटर आ जाता है, प्रोसेस है। बट पॉइंट इज दैट ये स्टार्टअप बनेगा, बट स्टार्टअप ऐसे नहीं बनता है, उसको कैपिटल का जरूरत पड़ता है। ये कैपिटल किस कैपिटल का बात हो रहा है? ये वर्किंग कैपिटल का बात हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब यही वर्किंग कैपिटल को मैनेज कैसे किया जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो लोन कैसे लिया जाता है, या फिर आप ऐसे बोलो कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। बैंक में काम करोगे ना सर आप लोग, तो बैंक में लोग बिजनेस लोन लेने आएगा। मेरा बात समझे सर? कल जाके एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर अगर मानो कि कोई चार्टर्ड बन नहीं पाया, इंटर क्रैक किया, उसके बाद बैंक में नौकरी में चला गया, सी इंटर के बाद बैंक ढूंढ रहा है, सीए सीएमए इंटर के बाद बैंक ढूंढ रहा है जॉब देने के लिए। हाँ ऑब्वियसली उस लेवल का सैलरी नहीं होगा, बट मिल जाएगा सर, बिकॉज अकाउंट्स का नॉलेज रहेगा। ठीक है, तो मान के चलते किसी सीए सीएमए इंटर आप लोगों ने क्रैक किया, एग्जीक्यूटिव क्रैक किया, फिर आपने बैंक में अप्लाई किया, कोई ना कोई बैंक आपको सिलेक्ट कर ही लेगा, लेगा सर, गारंटी लेगा। लेकिन आपका नॉलेज भी देखेगा। अब आपके पास एक क्लाइंट आएगा, क्या करने के लिए? बैंक लोन लेने के लिए। किस बात के लिए? बिजनेस लोन। मेरा बात समझ रहे सर आप? अरे बताओ ना, क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब जब आप बैंक लोन के लिए आपके पास आया कोई इंडिविजुअल्स, क्या करने के लिए आया? बिजनेस लोन लेने के लिए आया। तो किस बेसिस में लोन दोगे इसको? बोलो, बैंक उसको किस बेसिस में लोन देगा? क्या क्राइटेरिया रहेगा? मॉर्गेज या फिर बिजनेस का वैल्यूएशन देखेगा। सर मैक्सिमम बिजनेस की वैल्यूएशन पे बात कर रहा हूँ, मॉर्गेज प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के लोन के बारे में अभी थोड़ा सा उसको साइड में रखते हैं। मानो कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास बिजनेस है। अब उस बिजनेस के बेसिस में आपका बिजनेस का नीड देखेगा, यस और नो? आपका बिजनेस का नीड देखेगा, इतना दिन में आपने बिजनेस में क्या बनाया वो देखेगा, है ना? कितना बिजनेस का फ्लो होता है आपके बिजनेस में, पैसा कितना फ्लो करते हो आप, टर्नओवर किस तरह से करते हो, यही सब तो चेक करेगा। हेलो नील, चौथा, बोलो सर। यस। यस सर। तो अब आपको
क्या करना है, एक प्रोजेक्ट लेके जाना है। जो क्लाइंट है वो आपके पास प्रोजेक्ट लेके आएगा। किस तरह क्या प्रोजेक्ट लेके आएगा, वो आपके पास वर्किंग कैपिटल का प्रोजेक्ट लेके आएगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का प्रोजेक्ट लेके आएगा। उस प्रोजेक्ट के बेसिस में, और उसमें सीए वगैरह का, सीएमए वगैरह का साइन रहता है। ठीक है, मतलब वो जाता है, और फिर उस बेसिस अकाउंट्स वगैरह भी रहेगा आपका, साथ में ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का भी डिटेल्स रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और फिर उसके बेसिस में आपको बैंक लोन पास करने का काम चलेगा। ये भी सीखेंगे आगे आगे, यही सब तो चीज सीखना है और क्या। ठीक है, और उसके ऊपर बेस करके आपका डिस्बर्सल होगा, मतलब लोन डिस्बर्स करेगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो पढ़ाई हम लोग अभी करेंगे ये किस बेसिस में करेंगे, एक रियल लाइफ कॉन्सेप्ट के बेसिस में पढ़ेंगे। ठीक है, बिजनेस लोन, अप्लाई फॉर बिजनेस, एलिजिबिलिटी, फीस एंड डॉक्यूमेंटेशन। चलो डॉक्यूमेंटेशन पे मैंने क्लिक किया, क्या मांग रहा है देखते हैं। ये देखो क्या क्या बोला यहाँ पर, बैंक स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस 6 मंथ्स। ठीक है, लास्ट ITR अलॉन्ग विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, बैलेंस शीट, PL। ठीक है, अकाउंट ऑफ द प्रीवियस 2 years आफ्टर CA सर्टिफाइड और ऑडिटेड, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ITR, ट्रेड लाइसेंस, ये सब। अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में सोल प्रॉपर्टीशिप, डिक्लेरेशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, मेमोरेंडम, MOA, AOA दिख रहा है सब, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बिजनेस का। ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशंस वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखे वर्किंग कैपिटल लोन, आपको वो भी दिखा देते हैं। चलो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका रियल लाइफ नॉलेज तो होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल बिजनेस लोन मैंने नहीं किया, सब एकदम वहीं पे दिखा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल बिजनेस लोन, ये देखो ये HDFC में ही ऑटोमेटिकली गूगल ने दिखाया, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ गूगल दिखा रहा है। एक सेकेंड, मतलब ये सब मैं किस लिए दिखा देता हूँ सर, तो इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका बैकग्राउंड या रियल लाइफ कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न, और कोई रीज़न नहीं है सर मेरा। मैं आप लोगों का दिमाग और इस ज़्यादा नहीं खाना चाहता। ठीक है, ये देखो वर्किंग कैपिटल लोन कितना देने के लिए बजाज फाइनेंस बता रहे हैं। सर बजाज फाइनेंस बोल रहे हैं आपको 45 लाख तक का वर्किंग कैपिटल लोन दे देगा। ठीक है, ये लोग अपना अपना बता के रखता है एडवर्टाइजमेंट, सेम डे अप्रूवल, लेकिन अप्रूवल उसी को करेगा जो एलिजिबल बनेगा। आपको समझ में आ रहा है सर बात, अप्रूवल उसी को करेगा जो एलिजिबल रहेगा। अब व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, यहाँ पर वो लोग बता के रखा है, देखो हम लोग भी अभी सीखेंगे क्या है वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स ओन बाय द बिजनेस इंक्लूड inventory, cash in hand, advance payments, etc. Current liability pay includes short term debt, unpaid expenditures, outstanding payment to creditor, etc. सर ये सब क्या बता रहे हो सर, यही सब तो पढ़ना है। ठीक है, ये देखो बजाज फाइनेंस साहब आपको वर्किंग कैपिटल लोन 70% पर एनम इंटरेस्ट में देगा। ठीक है, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वर्किंग कैपिटल, इसके लिए देखो आपको ये सब बोला है। ठीक है, नॉर्मली बिजनेस मैन ही जाएगा वर्किंग कैपिटल लेने के लिए। हाउ टू अप्लाई, ये भी यहाँ पर बोल के रखा है। ठीक है, तो जिस हिसाब से बोलेगा उस हिसाब से देना है, बाकी डिटेल्स लेके जाना है, अकाउंट्स वगैरह लेके जाना है, और फिर वो लोग प्रोसेस करेगा। आई होप कि बात थोड़ा सा समझ में आ गया, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा समझ में आ रहा है। ये सुन लो কিরে नंदिनी, बुझते यस पेरेছিস? सर। हाँ सर। अब देखो सर, एक सिंगल चैप्टर आपको बैंक नौकरी दे सकता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक सिंगल चैप्टर आपको बैंक जॉब दे सकता है। बैंक या किसी NBFC में अगर आप अप्लाई करते हो और आपको अगर वर्किंग कैपिटल का नॉलेज है तो ये बहुत हेल्पफुल माना जाता है। ठीक है, तो चलो, और वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब ये सब मैटर में डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, मतलब जिन लोगों ने क्लास मिस किया, एक्चुअली बहुत बहुत लोगों ने ही क्लास मिस किया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शेयर करूँगा। एक सेकंड सर, थोड़ा पेन ले लेता हूँ। देखो सर, इसके अंदर हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेबल मैनेजमेंट, ये सब बात मैंने ओवरव्यू दिया। ठीक है, अब उसी को मैं थोड़ा सा डिटेल्स बातचीत स्टार्ट करूंगा। तो डिटेल्स बातचीत के लिए चलो लिखना स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें। तो लिखिए सब।
मेरे साथ चलना। चलिए स्टार्ट कीजिए। और क्या, एफएम मतलब लिखना, और कोई काम है नहीं। वी डिवाइड आवर डिस्कशन। अच्छा मैं थोड़ा हेडिंग कर लेता हूँ, सॉरी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मतलब आप लोग इतना जान लो सर कि जब आप वर्किंग कैपिटल बिल्डअप करना स्टार्ट कर पाओगे ना, तो आप भी अपने क्लाइंट के बिहाफ में लोन के लिए, बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, लोन हो, फाइनेंस हो, ठीक है, इक्विटी इन्वेस्टिंग हो। इक्विटी इन्वेस्टिंग में भी जरूरी पड़ता है, ठीक है, हर जगह में जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ना अपने डिस्कशंस को कुछ वे में डिवाइड कर लेंगे। वी डिवाइड आवर डिस्कशन on WCM. WCM means working capital मैनेजमेंट। मैं पहले थोड़ा बेसिक बेसिक बात करूंगा सर, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको किस में लेके जाऊंगा, एडवांस में लेके जाऊंगा। ठीक है, बहुत सारा मैटर है सर, एडवांस लेवल में धीरे धीरे बात करते करते इतना दूर पहुंच जाएंगे सर। कैश मैनेजमेंट में बात करेंगे, ट्रेजरी डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, ठीक है, उसमें बात करेंगे। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट मतलब डेटर, डेटर समझते हैं ना, बिजनेस जिसको क्रेडिट में सामान बेचता है, बिजनेस जिसको क्रेडिट में प्रोडक्ट बेचता है। तो क्रेडिट में जब प्रोडक्ट तो कंपनी बेच देता है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए रिसीवेबल्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बैंक लोगों को लोन तो दे देता है, लेकिन उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट कैसे काम करता है, ठीक है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे बैंकिंग बिजनेस हो या फिर एनी अदर काइंड ऑफ बिजनेस, डेटर से पैसा किस किस तरह से लिया जाता है या फिर उसको मैनेज कैसे किया जाता है, वो रिसीवेबल मैनेजमेंट हमें बताता है। सिमिलरली पेबल मैनेजमेंट मतलब क्रेडिटर को कैसे मैनेज किया जाता है, मतलब हम जिससे लोन लेके बिजनेस करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल्स जो मेरा सप्लायर है, ठीक है, जिनको मुझे टाइम टाइम पे पेमेंट करना है, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप एक वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कर सकते हो। ठीक है, एक प्रॉपर फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल तब जाके फुलफिल हो सकता है, ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके अंदर बहुत सारा मैटर रहता है, ठीक है, जिसमें वर्किंग कैपिटल साइकिल का मैटर है, एस्टिमेशन है, ठीक है, कैश मैनेजमेंट है, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट है। ठीक है, ऐसे नहीं हो जाता सर, इट्स टेक टाइम, और इसमें बहुत सारा मैटर होता है, तब जाके एक बिजनेस डिटेल्स में काम कर पाता है। मतलब आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक सिंगल चैप्टर आपको बहुत कुछ दे सकता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, पेबल्स, वर्किंग कैपिटल, तब जाके आप फाइनेंस कर पाओगे। लास्ट पार्ट इज फाइनेंस। लास्ट पार्ट इज फाइनेंस। फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एकदम इंट्रो क्लास में मैं आपको यही बताता हूँ, फाइनेंस का मतलब यही होता है सर। क्या फाइनेंस का मतलब? जुगाड़। फाइनेंस का ही मतलब है ना सर, जुगाड़ लगाओ। दुनिया में हर कोई बस जुगाड़ में लगे हुए हैं, जो जिसको देखो कि क्या कर रहा है ना, जुगाड़ में लगा हुआ है। पैसा कहाँ से मिलेगा, ये सर नो? अरे हाँ बोलो, सभी कोई जुगाड़ में लगा हुआ है कि नहीं? जिधर देखो जुगाड़ में लगा हुआ है। ज्योति, गुड इवनिंग ज्योति। गुड इवनिंग सर। ठीक है, तो हम लोग अपने डिस्कशंस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को कुछ पार्ट्स में बांट देते हैं ऐसा, जिसमें मेनली इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें मैं मेन बात जो करूंगा, उसमें पार्ट 1 में मैं सबसे पहले जो बात करूंगा, दैट इज ओवरऑल, ओवरऑल जो नॉलेज चाहिए। ठीक है, ओवरऑल WCM, इसमें थोड़ा समय लगेगा। ओवरऑल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में थोड़ा समय लगता है। फिर आता है पार्ट 2, इसमें मैं बात करूंगा आपसे कैश मैनेजमेंट का। किसका बात करूंगा सर? कैश मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आता है पार्ट 3, इसमें मैं आपके साथ बात करूंगा रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। ठीक है, मतलब क्रेडिटर मैनेजमेंट वगैरह आ जाएगा, रिसीवेबल्स एंड पेबल मैनेजमेंट। ठीक है, और एक चीज होता है जो पार्ट 4 में आप बोल सकते हो,
बट अगर आप लोग मैम के पास मैनेजमेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो मैम ही आपको बता देगा सर, मेरा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्या बोले तो? हाँ सर, मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बात कर रहा हूँ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब, अरे सर वो मटेरियल मैनेजमेंट है ना, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर ईओ क्यू वगैरह करते हो ना। हेलो, यस सर। जब आप लोग मैम के पास मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ोगे ना, तो मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर आता है ना ईओ क्यू वगैरह। यस सर, कॉस्टिंग में। हाँ ठीक है। तो उस इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट आप अगर मैम के पास पढ़ लेते हो, जो कॉस्ट पेपर में कवर हो जाता है, ठीक है, पढ़ लोगे सर। अगर नहीं होगा तो फिर मैं दिखा दूंगा, ऐसे हो जाएगा सर, मैम तो कराता ही है, मुझे पता है। अच्छा, तो मेनली ये 4 मैटर है जो आपको ओवरऑल सीखना है। और सबसे पहले तो आपको ओवरऑल ये सीखना है, क्या सीखना है सबसे पहले? आपको ओवरऑल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो थोड़ा सा डिटेल्स मैटर है, ठीक है। तो चलो, ये तो बात शुरू हुआ है। नेक्स्ट, अब बात को और आगे लेके चलते हैं। हेडिंग करो सर पार्ट 1। पार्ट 1 में आप लिखो सर ओवरऑल WCM, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब ओवरऑल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, इसमें सर हेडिंग करो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ऐसे तो मैं जब इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था इसका, उसमें भी मैं बताया था, पर सर कुछ चीज़ें मैं नोट्स में भी बता देना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा लिखा दे रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को हम लोग ना मेनली 3 हिस्से में बांट सकते हैं। कितने हिस्से में बांट सकते हैं सर? 3। यू कैन डिवाइड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्लासिफिकेशन इन 3 पार्ट। उसमें क्या आता है सर? सर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल गैप। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल गैप, ठीक है। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, और वर्किंग कैपिटल गैप क्या है? यस ना? कोई बात नहीं, वो भी समझ जाएंगे उसमें क्या है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल गैप के बारे में अभी डिटेल्स जानना चालू करेंगे, ठीक है साहब। तो चलो देखते हैं। इसमें पॉइंट ए को देखिए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नाउ क्वेश्चन इज सर व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है तो ये है क्या? सर इन सिंपल कहा जाए तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मेनली करंट एसेट्स को कहा जाता है। सर एक बात याद रखिएगा, अकाउंट जहां खत्म होता है, फाइनेंस वहां से स्टार्ट होता है। सर ये क्या बात हुआ? यस सर, अकाउंट जहां खत्म होगा, अकाउंट्स वहां जहां खत्म होगा, फाइनेंस वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका अकाउंट्स का नॉलेज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप फाइनेंस करते हो। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ सर, ये सिमिलर काइंड ऑफ सिर्फ इसी के ऊपर ना कोर्स होता है एडीएक्स के अंदर। एडीएक्स एक बहुत ही बड़ा मैसिव ऑनलाइन ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ से फॉरेन यूनिवर्सिटीज वगैरह से, इंडियन यूनिवर्सिटीज वगैरह से आप फाइनेंस का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। ऐसे देखो आप लोग सीए में तो कर ही रहे हो, बट अगर आपको अपना सीवी को थोड़ा सा बूस्ट करना है, ठीक है, आपको दिखाना है दुनिया को भाई मैंने यहाँ से ये किया वो किया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने सीवी को बूस्ट करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं बस लिखूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट IIM, IIM बैंगलोर मोस्ट प्रोबेबली, यस ये हो सकता है, देख लेते हैं सर।
ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में बता रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ना, मतलब सिर्फ इसके ऊपर ही, जो आपको मैं अभी वर्किंग कैपिटल बता रहा हूँ, इसके ऊपर ही IIM में कोर्स है। एक मिनट रुको, ये सब सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्स के अंदर आता है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस ये सब करके रखने से कोई खराबी नहीं है सर। ठीक है, कभी कभी कुछ कोर्सेज फ्री भी होता है और कुछ कोर्सेज में हार्डली 5000 10,000 का एक कुछ चार्जेस लगता है। ठीक है, जैसे ये एक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स है। देखता हूँ सर क्या सब्जेक्ट्स मतलब सिलेबस दिया है यहाँ पर, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखो, देखो सर, ये IIM बैंगलोर का पढ़ाई है। ठीक है, बाकी आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। देखो, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि पढ़ाई यही है, बट आप अपने आप को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हो। देखो, तो यहाँ पर आपको सिखाया जाता है अकाउंट्स का बेसिक्स एरिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह। ठीक है, मतलब जो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो मैं CA फाउंडेशंस में कराता हूँ सर। ठीक है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें देखो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मतलब ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट जो बनाया जाता है, जो मैम आप लोगों को कराते हैं, शेड्यूल 3 वगैरह। ठीक है, इसमें देखो प्रोडक्ट कॉस्टिंग वगैरह, मतलब कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट वगैरह प्रिपेयर करना, कॉस्ट एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, बजट एंड वेरिएंस एनालिसिस। फाइनेंशियल मार्केट में आपका आ जाता है बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट का, मेरा जो पढ़ाई है उसमें अंदर आ जाता है। देखो, सोर्स ऑफ फाइनेंस, एंजल फंडिंग, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग एंड पब्लिक इक्विटी। दिखाई दे रहा है क्या? प्लीज जल्दी बताओ। मतलब सर, ये पढ़ाई करना, IIM का पढ़ाई करने में कोई फर्क नहीं है, बस इतना कहना चाहता हूँ आपको। बाकी आप अगर डिग्री एक्स्ट्रा करना चाहते हो, अपना CV को बूस्ट करना चाहते हो, तो आप लोग कर सकते हो। जैसे इसके बाद हम लोग चैप्टर करेंगे कैपिटल बजटिंग, और ये देखो सर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर स्पेशल चैप्टर है। दिखाई दिया क्या? हेलो, ये रहता था, देखते 25। है सर। ठीक है, तो देखो ये सभी चीज हम लोग भी पढ़ते हैं, चार्टर्ड के लिए, CS के लिए, CMA के लिए। अब मेरा आपको क्या सजेशन है, सजेशन क्या देना चाहता, कुछ नहीं, पढ़ाई वही है, बस यहाँ पर रजिस्टर कर लो, यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर लो, और जैसे जैसे समय मिले अपने आप को थोड़ा सा कुछ सर्टिफिकेशन रख लो, जॉब के लिए हेल्प हो जाएगा। और क्या, अगर एग्जीक्यूटिव इंटर हो जाता है और कुछ IIM वगैरह से कुछ कोर्स कर लेते हो, आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको थोड़ा सा वेटेज मिल जाएगा। यस और नो? यहाँ पर ये लोग इंस्ट्रक्ट करेगा, आप अगर इनका पढ़ाई समझ सकते हो तो ठीक है, लेकिन सुनो, इनका भी सुनते रहो। जैसे मेरा क्लास भी करते हो, यहाँ पे ये लोग भी हाई फाई प्रोफेसर है, इनका भी सुनो, इंस्ट्रक्टर का। और उसके बाद आप इनका देखो, ऑडिट ट्रैक, मतलब वेरीफाइड ट्रैक, इनको वीडियो रहेगा, इनका नोट्स भी रहेगा। ठीक है, जो मतलब ये लोग IIM बैंगलोर की तरफ से देगा आपको। ठीक है, चीज वही है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वही चीज ये भी पढ़ाएगा, थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, बट आपके लिए तो अच्छा रहेगा। ये देखो सर, अगर आप सिर्फ पढ़ोगे तो फ्री, लेकिन अगर आप वेरीफाइड डिग्री लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए इतना खर्चा पड़ेगा। करके रख लो ना, सेम चीज है। हम लोग कितना फालतू चीज में खर्चा करते हैं, एक दिन रेस्टोरेंट में 4 जन खाने जाते हैं तो 10,000 का खर्चा आ जाता है। करके रख सकते हो, जैसे समय मिले, आज नहीं तो कल कर लेना, 1 साल बाद कर लेना, 6 महीने बाद कर लेना, क्या किया जा सकता है ना। और EDX तो ये अनब सनब जगह नहीं है सर, EDX एक वर्ल्ड का बहुत ही फेमस, जैसे EDX है, और एक है आपका नाम भूल जा रहा हूँ, EDX जैसे, EDX तो बहुत ही फेमस है, EDX का जैसे और एक है, नाम क्या है, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन कोर्स के लिए, दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज का ओपन प्लेटफॉर्म कोर्सेस है ये। ठीक है, EDX कोई ऐसा कोई ये जगह नहीं है सर। ठीक है, तो आप यहाँ से कोर्स आराम से कर सकते हो, बहुत दिनों से चल रहा है। ठीक है, ये इंडिया से भी चलता है, इनका इंडिया में भी इनका ये है सर, गेरी सुषमन एंड आनंद अग्रवाल बोल के जो है, वो इंडिया में भी चलाते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स अलग अलग कंट्री से कोर्स करते हैं। ठीक है, और ये सब आपको एक अच्छा रहेगा ना। ठीक है, बस बता दिया सर, बाकी आपका इच्छा। बेसिकली ये जो कोर्स है ये बनाया था MIT ने, मतलब मैसाचुसेट्स
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने इसको बेसिकली बनाया था। ठीक है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बाकी काम आ जाएगा आप लोगों के लिए। क्या सर? हाँ, तो आपको चार्टर्ड सीए सीएमए जैसा पढ़ा रहा हूँ, तो फिर ये सब IIM बैंगलोर का कोर्स कुछ नहीं है, बस आपका एक वेटेज के लिए हेल्प कर देगा। अरे समझ में आया? बोलते बोलते बता दिया, याद आया या गलत बोल Yes, दिया sir. सर? कुछ खराब चीज तो नहीं बोला? ये रहता था कि जो खराब कथा बोल रहा हमने की। नो सर। तो कर सकते हो सर, बस अब ओरिजिनल सोर्स पता चल जाए तो अच्छा रहता है। पढ़ाई तो वही है, आपको मेहनत बार बार नहीं करना, यही तो पढ़ाई है, अलग से क्या करना। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या कुछ अलग मिलेगा आपको? यही पढ़ाई मिलेगा। ओके, तो चलो देखते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं अपने काम से काम रखो। ये मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आप खर्चा उस फील्ड में करो जिस फील्ड में आप हो। ठीक है, खर्चा करना चाहिए सर, थोड़ा बहुत खर्चा करना चाहिए। ठीक है, खर्चा करने से आपका ही अच्छा है, फालतू का खर्चा करने से तो अच्छा है कि काम का खर्चा करें। अच्छा, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ऐसे में सिर्फ इसमें नहीं, और भी बाकी बहुत सारी चीजों में है, मैं आपको आगे आगे बताते जाऊंगा। ठीक है, आप आराम से ऐसे करके ले सकते हो। अच्छा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो गया क्या? करेंट एसेट्स। अब आपके मन में चल रहा है सर करेंट एसेट्स क्या है? सर करेंट एसेट्स में मैं आपको क्या नाम चूं? करेंट एसेट्स के अंदर आप सबसे पहले तो मुझे कैश का नाम लेना चाहिए, फिर मुझे डेटर का नाम लेना चाहिए। क्या बोलते हो? कैश का मतलब क्या? ब्रैकेट में लिख दो, कैश इंक्लूड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, कैश इंक्लूड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और क्या नाम बताना चाहिए? सर डेटर। अच्छा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है, कोई बताए मुझे? मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है? Share division bond. थैंक यू सर, शेयर डिवेंचर बॉन्ड, थैंक यू। डेटर, डेटर भी आपका दो तरह का होगा, एक हो जाएगा आपका ट्रेड डेटर, सर ये कौन है? और एक हो जाएगा आपका अदर डेटर। एक हो जाएगा आपका ट्रेड डेटर, दूसरा हो जाएगा आपका अदर डेटर। अब सवाल ये उठते हैं, सर ट्रेड डेटर कौन, अदर डेटर कौन? क्या बोलते हो, बोलो। ट्रेड डेटर किसको बोलेंगे, अदर डेटर किसको बोलेंगे? B2B वाले को ट्रेड डेटर बोलेंगे, और अदर डेटर? जो नॉर्मल कस्टमर को। नहीं सर, B2B वाले बात तो सही बोला था, नॉर्मल कस्टमर ही तो बिजनेस के अंदर आता है। अराइजिंग फ्रॉम फॉर्म्स कोर बिजनेस। क्या बिजनेस सर? कोर बिजनेस। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम फॉर्म्स कोर बिजनेस, उनको ट्रेड डेटर कहते हैं, जो किसी भी बिजनेस का कोर बिजनेस से आता है। से फॉर एग्जाम्पल क्या बताऊं मैं आपको, जैसे मानो रिलायंस। ठीक है, रिलायंस किस चीज का बिजनेस करता है सर? रिलायंस किस चीज का बिजनेस है? पेट्रोलियम। अरे रिलायंस ऑयल, ठीक है, एक ऑयल रिफाइनरी उसका वन ऑफ द बिग है, उसमें पेट्रोलियम भी एक है उसका। तो रिलायंस अगर पेट्रोलियम का प्रोडक्ट का सेल करता है, रिलायंस अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सेल करता है, तो क्या इसका हार्डकोर बिजनेस एक्टिविटी है, यस और नो? है ना, ऑब्वियसली उसका हार्डकोर बिजनेस एक्टिविटी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि रिलायंस का कोई एसेट बेच रहा है, से फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री बेच रहा है, फैक्ट्री के अंदर कोई एसेट्स बेच रहा है, या फिर कोई पेट्रोल पंप ही बेच दे रहा है, क्या उसका वो डे टू डे एक्टिविटी हुआ? अगर रिलायंस अपना ये पेट्रोल पंप भी बेच देगा, क्या उसका ये डे टू डे एक्टिविटी है? क्या पेट्रोल बेचना उसका डे टू डे एक्टिविटी है? बोलो पेट्रोल सर।
पेट्रोल बेचना उसका डे टू डे एक्टिविटी है। लेकिन अगर मानो किसी कारण से, जैसे ऐसा वेस्ट बंगाल में हुआ था, वेस्ट बंगाल में रिलायंस का पेट्रोल पंप बना हुआ था बहुत दिन से, लेकिन चलता नहीं था बिकॉज इसका पेट्रोल थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू एचपी, भारत पेट्रोलियम, उसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव माना जाता है। लेकिन सर क्वालिटी अच्छा होता है, मैंने जितना देखा सर। एक्चुअली घर पे ट्रांसपोर्टिंग का, ट्रक का बिजनेस चलता है पापा का, काका का, तो उन्हीं सबसे मैं एक्सपीरियंस में देखा कि वो लोग बताता था कि रिलायंस का तेल महंगा है पर अच्छा है, गुड फॉर इंजन एंड एवरीथिंग। क्वांटिटी भी अच्छा होता है सर, बाकी में आप बोतल में लो तो थोड़ा बहुत कम ही देते, रिलायंस वाले का एक्यूरेट रहता है। एक्यूरेट रहता है। चलो फिर शिवम को भी अच्छा नॉलेज है, आई नो। सही बोला शिवम ने। शिवम का तो और ज़्यादा नॉलेज है, यस मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज। ओके सर। नहीं एक्चुअली जेन्युइन है, उसके घर में तो ये सब काम ही चलता है तेल वगैरह का। ठीक है सर मैं भूल गया था। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो बिजनेस का हार्डकोर एक्टिविटीज है वो उसका ट्रेड क्रेडिटर हो जाएगा, लेकिन जो उसका डे टू डे बिजनेस में नहीं आता, जैसे अगर कल मानो कि रिलायंस ने अपना ये पेट्रोल पंप किसी और को बेचेगा, तो क्या बेचेगा? पेट्रोल पंप एसेट है, उसका फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स का बेचना उसका डे टू डे एक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को बेचा पर उसने बोला कि अभी पैसा देने में देरी करेंगे, वो भी तो डेटर हुआ। हेलो, किसी को कंपनी अपना एसेट बेच रहा है, लेकिन कंपनी का वो एसेट जिसको बेच रहा है वो भी कंपनी का डेटर ही हुआ ना, अगर पेमेंट बाकी है यस सर। तो उसको आधा डेटर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन डे टू डे बिजनेस में जैसे कस्टमर का पैसा बाकी है, तो कस्टमर का पैसा जो बाकी है वो क्या है? ट्रेड डेटर है, जिनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा डे टू डे बिजनेस नहीं है लेकिन मुझे उससे पैसा मिलेगा, वो मेरा आधा डेटर कहलाएगा। सर यहाँ पर एक, ये जो आया है बैंगलोर के टॉपिक में, यहाँ पर एक पॉइंट था सिलेबस के अंदर, ये वाला पॉइंट था सर, रीडिंग एंड अंडरस्टैंड बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नहीं सॉरी ये वाला नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस था ना सर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वगैरह मैं इसको पढ़ाता हूँ सर फंडामेंटल एनालिसिस में। जो लोग शेयर मार्केट का फंडामेंटल पढ़ता है ना, मैं उनको ये सब एनालिसिस करना अलग से सिखाता हूँ। बाकी जो लोग मैम के पास अकाउंट्स का पढ़ाई करते हैं वो तो बनाना सीखता ही है, पर स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स में मैं ये सब अलग से डिटेल्स में पढ़ाता हूँ। अब खेल क्या है कि जब आप एक स्टॉक मार्केट का, किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करोगे, आपको पता होना चाहिए ना डेटर कौन है, ट्रेड डेटर कौन है, आधा डेटर कौन है। हेलो, मतलब डेटर देखने से ही समझ में आपको आएगा कि अच्छा डेटर है। अब डेटर कैसा डेटर है? क्या कंपनी हमने एसेट बेच के डेटर बनाया कि डे टू डे बिजनेस में डेटर बनाया? ये कितना वाइटल इंफॉर्मेशन है, सोचो एक बार आप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कौन सा डेटर रहना ज्यादा अच्छा रहेगा सर बिजनेस एनालिसिस में? आप ही बताओ मुझे, कौन सा डेटर बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव फीलिंग है? आधा डेटर की ट्रेड डेटर? सर ट्रेड डेटर। लेकिन आपको पता नहीं, आप सोच डेटर सोच रहे हो। अब डेटर तो कंपनी अपने एसेट बेच के भी डेटर बना सकता है कि भाई एसेट बेचा पैसा नहीं मिला, वो भी डेटर है मेरा। ठीक है, तो ये सब एनालिसिस में काम आता है, जिसको बोलते हैं बंगाली में चूल चेहरा विश्लेषण। ठीक है, अब चूल चेहरा मतलब थीम लाइन भी समझ में आना पड़ेगा आपको। ओके, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना। तो फाइनेंस यही है सर, फाइनेंस आपको अकाउंट्स को अंदर से समझने का, एनालाइज करने का ताकत देता है। अकाउंट्स तो बना लेता है अकाउंटेंट, लेकिन अकाउंट्स को बनाने के बाद उसका मतलब ढूंढना वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, एज ए फाइनेंस मैनेजर ऑफ ए कंपनी, एज ए फाइनेंस मैनेजर ऑफ ए कंपनी, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है कि आप कंपनी को प्रॉपर वे में चला पाओ, कंपनी को एक प्रॉपर अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में रख पाओ। और जब आप एक इन्वेस्टर के तौर पे इन्वेस्ट करते हो कंपनी में, तो आपको कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। ट्रेडर का बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडर का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, जैसे आजकल जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस का पढ़ाई करते हैं, वो अलग बात, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग अलग होता है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है। ठीक है, वो अभी हर जगह में ये सब चीज काम आता है सर। ओके, समझ गए सर, ठीक है। अच्छा, और क्या करंट एसेट्स हो सकता है? इन्वेंट्री, स्टॉक जो है बिजनेस में, जो स्टॉक रहता है वो भी तो बिजनेस का इन्वेंट्री या स्टॉक है ना, वो भी कंपनी का करंट एसेट्स का पार्ट बनेगा।
अब इन्वेंट्री जो है इसमें क्या 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 इन्वेंट्री हो सकता है आपका बिजनेस में। इन्वेंट्री मतलब जो भी बिजनेस का स्टॉक है, जैसे रिलायंस के पेट्रोल पंप पे जो भी उसका इन्वेंट्री, ये सब क्या है उसका इन्वेंट्री है ना, ये सब उसका इन्वेंट्री है, स्टॉक है। वो भी बिजनेस के लिए वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको बेच के बिजनेस कमाएगा, जिसको बेच के बिजनेस इनकम करेगा, है ना सर। जिसको बेच के बिजनेस इनकम करेगा उस एक है रॉ मटेरियल स्टॉक, दूसरा एक आ जाता है WIP, तीसरा एक आ जाएगा फिनिश गुड्स। ठीक है, मतलब आपके पास रॉ मटेरियल स्टॉक रहेगा, WIP रहेगा, फिनिश गुड्स रहेगा, सब मिला के आपका इन्वेंट्री आता है। फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर ले सकता हूँ नेट वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस का बात मैं कर दिया सर, ठीक है। अब मैं आपको नेट वर्किंग कैपिटल बता रहा हूँ। अब नेट वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा सर, नेट वर्किंग कैपिटल जो मैं अभी आपको कुछ देर पहले बजाज फाइनेंस के साइड से बता रहा था ना, ये देखो है ना, या कुछ देर पहले ही बता रहा था। तो इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब बताता है CA माइनस CL। CA का मतलब करेंट एसेट्स, CL का मतलब करेंट लायबिलिटी। CA का मतलब करेंट एसेट्स, CL का मतलब करेंट लायबिलिटी। ठीक है, आप यहाँ पर फुल फॉर्म लिख सकते हो, नहीं तो बाद में अगर भूल जाओगे तो। करेंट एसेट और ये हो गया आपका करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करेंट एसेट से करेंट लायबिलिटी को हटाओ तो आपको मिलता है नेट वर्किंग कैपिटल, NWC। अब आपके मन में चल रहा होगा सर CA क्या है। सर CA तो मैंने अभी आपको बताया, बिजनेस में जो CA रहता है करेंट एसेट, कैश, डेटर एंड स्टॉक। ठीक है, CL क्या है। अब CL का कुछ बात आपको समझना पड़ेगा, CL का कुछ इंपॉर्टेंट मैटर आपको समझना पड़ेगा। CL में क्या आता है सर, करंट लायबिलिटी में दो हिस्सा आता है। एक को कहते हैं सर स्पॉन्टेनियस लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और दूसरे को बताता है सर नॉन स्पॉन्टेनियस करंट लायबिलिटी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस करंट लायबिलिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनियस करंट लायबिलिटी। अब आपके सामने और भी सवाल आ रहे हैं, सर स्पॉन्टेनियस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है। सर स्पॉन्टेनियस करंट लायबिलिटी मतलब लिख लो, दिस अराइज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब नॉर्मल बिजनेस के कोर्स में जो लायबिलिटी क्रिएट होता है उसको स्पॉन्टेनियस लायबिलिटी कहा जाता है। जैसे कि बिजनेस में क्रेडिटर, जो बिजनेस का नॉर्मल लायबिलिटी में आ जाता है, बिजनेस कर रहे हैं, सप्लायर से लोन मतलब क्रेडिट में प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, या फिर लोगों को काम करवाया, अभी उसका पेमेंट बाकी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है ना, ये आपका स्पॉन्टेनियस लायबिलिटी है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा सर नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है। सर नॉन स्पॉन्टेनियस करंट लायबिलिटी, या फिर आप इसको और एक नाम से बोल सकते हो, डेलिबरेट लायबिलिटी। मतलब जो बिजनेस को ना डेलिबरेटली करना पड़ता है, नॉन स्पॉन्टेनियस और डेलिबरेट लायबिलिटी। इसको ऐसे लिखो, दिस अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट बिजनेस डिसीजन।
डेलिबरेट बिजनेस डिसीजन। डेलिबरेट लायबिलिटी डेलिबरेट बिजनेस डिसीजन में आता है, जैसे मेड बाय द फर्म, मेड बाय द फर्म, जैसे डेलिबरेट बिजनेस डिसीजन मेड बाय फर्म मतलब जैसे मानो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ने लोन लिया, बैंक ओडी, तो बैंक का लायबिलिटी बनेगा। बैंक ने कैश मतलब कंपनी ने बैंक कैश क्रेडिट लिया, मैं आपको बताऊंगा कैश क्रेडिट और बैंक ओडी में डिफरेंस कितना आता है। दोनों ही लोन है, दोनों ही शॉर्ट टर्म लोन है, बट कितना डिफरेंस है आगे डिस्कस करूंगा। और भी एक तरह का लोन हो सकता है कमर्शियल पेपर, ये भी एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। कमर्शियल पेपर के थ्रू से बड़े बड़ी कंपनीज लोन मार्केट से रेस करता है, कमर्शियल पेपर के थ्रू से मार्केट से कंपनी लोन रेस करता है। ठीक है, मैं आपको आगे आगे लिखा के देता हूँ सर कि क्या होता है कमर्शियल पेपर। एग्जाम में ये सभी चीजें अलग अलग से सवाल भी करता है। बैंक ओडी बताते हैं, कमर्शियल क्रेडिट, कैश क्रेडिट भी पूछता है, कमर्शियल पेपर क्या है पूछ लेता है। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। डू ऑल गेट माई पॉइंट्स? हाँ, हेलो, क्या आप सबको मेरा आवाज, मेरा बात समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। आगे मैटर को और समझते हैं। मतलब यहाँ पर दो बात तो क्लियर हो जाना चाहिए। पहला बात कि नेट वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, और करंट लायबिलिटी दो तरह का होता है, एक स्पॉन्टेनियस एक नॉन स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ पर मैं थोड़ा एग्जांपल के लिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं सर थोड़ा सा। से फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में करंट एसेट्स हैं 1000 लाख का, ठीक है। यहाँ पर नहीं, हाँ 1000 लाख, कहाँ दिखाने से सही रहेगा? थाउजेंड लाख का करंट एसेट्स और लाइबिलिटी मान के चलते हैं। करंट लाइबिलिटी मान के चलते हैं सर 200 लाख, ठीक है। 1000 लाख का एसेट नहीं, 200 लाख कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, थोड़ा और ज़्यादा करना चाहिए। 1000 तो 1000 का एसेट्स है तो कम से कम 800 का लाइबिलिटी कर देते हैं। हाँ, 800 लाख का करेंट लाइबिलिटी। अब इस 800 का करेंट लाइबिलिटी में भी थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। स्पॉन्टेनियस करेंट लाइबिलिटी में कर दो 800 में से आपका स्पॉन्टेनियस लाइबिलिटी कर दो सर 200 लाख का, समझ रहे सर? 200 लाख, और 600 लाख का आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, आई होप की बात समझ में आ रहा है। तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल कितना बता रहा है? नेट वर्किंग कैपिटल 1000 माइनस 800, 200 लाख का, 200 लाख का नेट वर्किंग कैपिटल बन रहा है आपका, और उसमें से करंट लायबिलिटी 800 लाख का, उसमें से स्पॉन्टेनियस 200 का, और नॉन स्पॉन्टेनियस 600। ठीक है, ठीक है ना सर? अब इसको ना थोड़ा और आगे समझते हैं। अच्छा, कुछ नोट्स लिख लो सर, मैं आपको अभी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा रहा हूँ। इसमें आप पहले लिख लो सर, कोर करेंट एसेट्स या हार्डकोर करेंट एसेट्स किसको बोलते हैं? हार्डकोर करेंट एसेट्स और कोर करेंट एसेट्स। कोर करेंट एसेट्स को प्यार से सीसीए कहते हैं सर, सीसीए। व्हाट इज सीसीए? व्हाट इज सीसीए? लिखते हैं सर, सीसीए क्या है? कॉन्सेप्चुअली all current assets
लाइक स्टॉक, स्टॉक मतलब बिजनेस स्टॉक, हाँ सर, इन्वेंट्री, कैश etc. Stock, cash etc. have some minimum level which we call core current asset. सिंपल कहा जाए, आप ऐसे बोल सकते हो कि जिसके बिना कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। अगर बिजनेस के पास स्टॉक नहीं है और अगर बिजनेस के पास कैश नहीं है, क्या लगता है आप लोगों को, क्या एक बिजनेस आप रन करा सकते हो? जिस चीज का आप बिजनेस करोगे वो स्टॉक आपके पास होना चाहिए, और थोड़ा बिजनेस करने के लिए आपके पास कैश का भी जरूरी है। इसके बिना आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते, भले ही आपके पास बड़ा बड़ा दुकान हो, भले ही आपके पास फिक्स एसेट्स हो, फर्नीचर्स हो, फिक्सचर्स हो, बट विदाउट दीज थिंग्स यू कांट रन अ बिजनेस। यस और नो? स्टॉक एंड कैश के बिना क्या चलाओगे सर? पेट्रोल पंप है, बहुत बढ़िया, जगह है, लैंड है, बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया, तो फिर लैंड बिल्डिंग बेचोगे क्या? नहीं ना। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, सेटअप, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं लग रहा है कि बिजनेस चलाने के लिए कैश एंड बेचने के लिए स्टॉक? हाँ या ना? बोलो सर, जल्दी बोलो। धीरे, कनेक्टेड हो आप लोग? बोलो सर। हाँ सर। है ना? तो मतलब जिसके बिना बिजनेस चलना, जिसके जिसके बिना बिजनेस चलना मुश्किल है, उसको कोर करेंट एसेट्स कहना कहा जाता है, या इसको हार्डकोर करंट एसेट्स भी कहा जाता है, जिसमें क्या आ गया, कैश आ गया एंड स्टॉक आ गया। बोथ आर करंट एसेट्स बट दिस आर हार्डकोर और कोर करंट एसेट्स कहा जाता है। तो इसको ऐसे लिखो, इट इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब ये है तो करंट एसेट्स बट इसको आप एक तरह का फिक्स्ड एसेट्स बोल सकते हो। इट इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हेंस it should be financed by long term sources। मतलब बिजनेस चलाने के लिए अगर आप लोन लेते हो कैश का या स्टॉक का, तो आपको लॉन्ग टर्म सोर्स से लोन लेना चाहिए। फाइनेंस बाय लॉन्ग टर्म सोर्स, शॉर्ट टर्म से नहीं चलेगा, ठीक है? लॉन्ग टर्म सोर्स में आपको लोन करना पड़ेगा। किसके लिए? कोर करेंट एसेट्स के लिए। अब आगे का बात सुनो, इसी पॉइंट पे कंटिन्यू करके, हेंस करेंट एसेट्स आर financed by a combination of short term and long term। अब इसमें लिखो दैट पार्ट ऑफ करेंट एसेट्स, that part of current assets which is funded, which is funded मतलब जिसका फंड आपको लॉन्ग टर्म सोर्स से मिलता है, which is funded that part of current assets which is funded by long term sources is known as net
वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल मार्जिन इज नोन एज वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल मार्जिन। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है सर, वर्किंग कैपिटल मार्जिन किसको बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल मार्जिन वो पार्ट है current assets, just that part of current assets which is funded by long term source is known as working capital margin। ठीक है, अब आगे और भी इसका मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आया कि कोर करंट एसेट्स क्या है, हार्डकोर करंट एसेट्स या कोर करंट एसेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और आपको मैं ये भी बताया वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल मार्जिन क्या है। वर्किंग कैपिटल मार्जिन दैट पार्ट ऑफ करंट एसेट जिसको लॉन्ग टर्म के थ्रू से ही फंड किया जाता है या फिर वही कॉन्सेप्ट है, और जिस पार्ट को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में कर सकते हो, कोई भी करंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों फंड से आप रेज कर सकते हो। मैं आपको इसको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल वे में दिखाना चाहूँ, किसी बिजनेस का फाइनेंस में जाना पड़ेगा। एक सेकेंड सर, किसको लूं? अदानी 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 पोर्ट्स। ठीक है चलो सर, अदानी के फाइनेंशियल्स पे आ गए सर। यहाँ पर अगर मैं बैलेंस शीट को दिखाऊं तो आपको यहाँ पर कुछ करंट एसेट्स भी दिखाई दे रहा है और कुछ करंट लायबिलिटीज भी दिखाई दे रहा है। यस ना? करंट लायबिलिटीज मतलब शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो बिजनेस अपनी करंट एसेट्स के लिए उठाते हैं। बिजनेस में कैश और स्टॉक मेंटेन करने के लिए बिजनेस को करंट लायबिलिटी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अदानी का करंट लायबिलिटी है इस साल का 7,215 करोड़ अभी तक का, लास्ट ईयर था 7,696 करोड़ का, उससे पहले था 10,000 करोड़ का। ठीक है, करंट लायबिलिटीज का पहले ज्यादा था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का 42,000 करोड़ का है, लॉन्ग टर्म सॉरी 35,000 करोड़ का है। 35,000 करोड़ का नॉन करंट है, लॉन्ग टर्म है, मतलब लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब हार्डकोर करंट एसेट्स, ठीक है, जिसको लॉन्ग टर्म सोर्स में फाइनेंस किया जाता है। और जो पार्ट आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिक्सअप भी कर सकते हो, ठीक है, वो सिंपल करंट एसेट्स के अंदर आता है, मतलब उसके अंदर बहुत सारा चीज आ सकता है। ठीक है, उसमें कैश, स्टॉक, ठीक है, इन्वेंट्री सब आ सकता है। लेकिन जो पार्ट आप सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही करते हो, दैट पार्ट ऑफ करंट एसेट विच इज funded by long term asset source only is called net working capital margin, is called net working capital, net working capital और working capital margin। बोलो सर, यहां तक बात क्लियर है? हेलो, अरे बताओ सर, अगर हर बात समझ में आएगा तो जाके मैं आगे जाके आपको क्वेश्चन आंसर भी तभी समझा पाऊंगा सर। ठीक है, आगे बहुत सारा क्वेश्चंस है। ठीक है, जब मुझे आपको सॉल्व करवाना होगा ना, तो इसमें आपको एस्टिमेट करवाना है, करंट एसेट होल्डिंग, करंट एसेट नहीं समझोगे तो करंट एसेट्स का होल्डिंग कैसे समझोगे? ठीक है, रेशियो ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट कैसे समझोगे, ऑपरेटिंग साइकिल कैसे समझोगे? ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज आगे वेट कर रहे हैं हमारे लिए। बट सर हर चीज में पहुंच जाएंगे, बट बिफोर दैट कॉन्सेप्ट एकदम दिल से और दिमाग से क्लियर होना जरूरी है। नंदिनी, चौथा, ज्योति, बोलो। है सर। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरिजन बिटवीन बैंक ओडी, अब पॉइंट आया था तो बता देते हैं, बैंक ओडी एंड सीसी, मतलब बैंक ओडी वर्सेस सीसी भी बोल सकते। अब कैश क्रेडिट और बैंक ओडी में कितना फर्क है? बैंक ओडी एंड सीसी में कितना फर्क है? कैश सीसी मतलब कैश क्रेडिट। सर दोनों ही शॉर्ट टर्म लोन है बिजनेस के लिए, बट दोनों का पर्पस
या थोड़ा बहुत, मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा लगे, थोड़ा थोड़ा सा, इसको कंपेयर करना है तो पहले इसका सिमिलरिटी देख लेते हैं। दोनों का सिमिलरिटी क्या है? द फर्म इज एबल टू withdrew या withdraw लिखो, the firm is able to withdraw funds in excess of deposit made, in excess of deposit made, मतलब आपका बैंक में जितना डिपॉजिट है आप उससे ज्यादा विथड्रॉल कर सकते हो अप टू अ सर्टेन क्रेडिट लिमिट, जो लिमिट आपको बांध देता है, अप टू सर्टेन क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी ऐसे करते हैं ना सर, क्रेडिट लिमिट बांध देता है और आपको बोलता है इतना आप ले सकते हो, वैसा ही है, उसी कॉन्सेप्ट में बना हुआ कॉन्सेप्ट है, अप टू सर्टेन क्रेडिट लिमिट। द बेस्ट पार्ट इज दैट interest is charged on the actual utilization, मतलब हो सकता है बैंक आपको 50,000 डिपॉजिट में 60,000 ओडी का बता दिया, लेकिन आप यूज जितना करोगे आपको इंटरेस्ट उसी का चार्ज करेगा, जो यूज नहीं होगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। इसलिए बोला था बेस्ट पार्ट इज दैट इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन दी एक्चुअल यूटिलाइजेशन, एक्चुअल यूटिलाइजेशन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दोनों के केस में, बैंक ओडी के केस में भी और सीसी के केस में। सर अभी भी ये समझ में नहीं है तो फिर कैश क्रेडिट और ओडी में डिफरेंस क्या है, उसके लिए आपको पहले मुझे डिफरेंस बताना होगा, तब मैं आपको सिमिलरिटीज बताया, अब मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा। कैश क्रेडिट इज अगेंस्ट इन्वेंट्री, आपके बिजनेस में स्टॉक को देख के आपको क्रेडिट प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट इन्वेंट्री। तब आप ऐसे बोल सकते हो कि इन्वेंट्री, दुकान में माल है तो सेल भी होता है तो इनको लोन देना चाहिए। कैश क्रेडिट इज अगेंस्ट इन्वेंट्री while bank OD is against FD, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट, FD और इन्वेस्टमेंट। मार्केट में शेयर वगैरह से भी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से भी आपको कल FD SIP दोनों होता है सर, ठीक है। म्यूचुअल फंड, लेकिन म्यूचुअल फंड्स वगैरह थोड़ा सा मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, लेकिन हाँ आजकल फिक्स टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी है जिसमें ज़्यादा मार्केट रिस्क नहीं है। आप लोगों में से बहुत लोग म्यूचुअल फंड का क्लास करते हो सर, वहाँ पर हम लोग थोड़ा रिस्की फंड भी देखा और हम लोग नॉन रिस्की फंड भी देखा ना। हेलो शिवम है क्या? शिवम, चौथा, यस सर। नंदिनी, है ना? ऐसा भी म्यूचुअल फंड्स आ गया है ना आज के डेट में जिसमें रिस्क नहीं है, बहुत ही लो रिस्क है, बहुत ही लो रिस्क, मतलब बैंक में FD करना और डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, है ना। आर्बिट्रेज वगैरह फंड भी है, तो काफ़ी काफ़ी इजी एरिया है, मतलब आपका पैसा प्रिंसिपल अमाउंट मार्केट रिस्क के साथ, जैसे इक्विटी में ज़्यादा है तो फिर थोड़ा चिंता होता है, लेकिन आपको कम रिटर्न वाला, इक्विटी में सर 15-20%, 30% रिटर्न वाला भी FD म्यूचुअल फंड्स होता है, बट सर जो थोड़ा सिक्योर वे में है उसमें 6% की जगह 8% म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट के साथ भी आपको रिटर्न देने वाला कंपनी मिल जाता है। तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स या इन्वेस्टमेंट के थ्रू से मतलब अवेलेबल में से आपको कंपनी की तरफ से, बैंक की तरफ से लोन मिले, ठीक है। तो क्या हो गया, OD हो जाता है आपका किसके अगेंस्ट में, बैंक OD इज अगेंस्ट FD और इन्वेस्टमेंट, बट कैश क्रेडिट इज अगेंस्ट इन्वेंट्री। याद रखिएगा ये मेन डिफरेंस है, सिंपल सा बात है, ज्यादा दिमाग में लोड नहीं देना है, ठीक है। तो आगे अगर कभी आपको कोई पूछे कैश क्रेडिट और बैंक OD में डिफरेंस बताओ, बता दोगे ना? हेलो
यस सर। अच्छा, मैंने म्यूचुअल फंड क्लास में आपको कमर्शियल पेपर के बारे में बताया था सर, है ना। कमर्शियल पेपर एक बहुत ही यस सर। फेमस मार्केट से पैसा रेज करने का, स्पेशली बड़े बड़े कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर। ठीक है, अब कमर्शियल पेपर में क्या होता है, कमर्शियल पेपर लिख लो, ये भी लिख लो। कमर्शियल पेपर is a short term that is money market instrument. Short term money market instrument. Commercial paper is a short term money market instrument, है ना। मनी मार्केट मतलब ये बेसिकली बैंक, कंपनी टू कंपनी ऐसा चलता है। मनी मार्केट क्या होता है ये मैं डिटेल्स में आपको म्यूचुअल फंड्स क्लास में समझा है ना। एक होता है इक्विटी मार्केट, ओवरऑल कैपिटल मार्केट, बट मनी मार्केट बेसिकली डेब्ट मार्केट या मनी मार्केट जो है बैंक टू बैंक, इंडिविजुअल्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मार्केट। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म, ये वाला बात लिख लो, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट that a company with high credit rating, company with high credit rating, जिसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, मतलब जिसका क्रेडिट वर्दिनेस, जैसे इंडिविजुअल का सिविल स्कोर होता है, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज के केस के क्रेडिट रेटिंग होता है। कंपनी विथ ए हाई क्रेडिट रेटिंग इश्यूज इन द मार्केट, marketplace to raise short term fund। जैसे मानो बिरला को जल्दी में कुछ फंड चाहिए, तो कौन दे पाएगा? टाटा दे सकता है, रिलायंस दे सकता है, कोटक दे सकता है ना, महिंद्रा दे सकता है, बड़े बड़े कंपनीज दे सकता है। तो ये बड़ा बड़ा कंपनी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक बड़े कंपनी दूसरे बड़ी कंपनी का कमर्शियल पेपर को इशू करेगा और एक जन सब्सक्राइब करेगा, फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लिटिल बिट इंटरेस्ट के बदले में या थोड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के बदले में प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज कॉल्ड कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर के बारे में मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड में बताया सर, वहां पर बहुत डिटेल्स में ही बात हुआ था। देखो सर, ये बेसिकली एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसको ये देखो, हु कैन इशू कमर्शियल पेपर, आरबीआई के साइट में जाके भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, ये 1990 से इंडिया में चल रहा है। कौन कर सकता है, नहीं कर सकता, जिसको मैं अभी आपको लिखाया। ठीक है, दैट टेंजिबल नेट वर्थ ऑफ कंपनी एज पर द लेटेस्ट बैलेंस शीट। एक सेकेंड, हु कैन इशू कमर्शियल पेपर? हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर्स, प्राइमरी डीलर्स, सैटेलाइट डीलर्स, all India financial institutions, मतलब FIIs, which have been permitted to raise resources through money market instruments under the umbrella limit fixed by Reserve Bank of India. ठीक है, eligible to issue CP. CP means commercial papers. क्या बताया सर आरबीआई ने? कंपनी shall be eligible to issue CP provided the tangible net worth, tangible मतलब fixed assets वगैरह, as per the latest audited balance sheet is not less than 4 crore। ठीक है, कम से कम 4 करोड़ का टेंजिबल एसेट्स। वर्किंग कैपिटल मतलब समझते हो, फंड बेस्ड ऑफ द कंपनी फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम इज नॉट लेस देन 4 करोड़। कम से कम 4 करोड़ का वर्किंग कैपिटल। बोरोड अकाउंट ऑफ द कंपनी इज क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट बाय द फाइनेंसिंग बैंक्स। ठीक है, तब जाके उनको दिया जाता है और उनको रेटिंग एजेंसी भी अच्छा रेटिंग देगा। कमर्शियल पेपर का रेटिंग होता है जैसे कि ICRA,
एक फेमस रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, ICRA, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च केयर, ठीक है, क्रिसिल, ठीक है, इस तरह के क्रेडिट कंपनी रेटिंग कंपनीज हैं, जैसे सिविल हो ना, ऐसा उसी तरह का सिविल इंडिविजुअल के बारे में बताता है और ये लोग कंपनीज के बारे में बताते हैं, ठीक है, जिसका क्रेडिट अच्छा होगा वही इशू करता है और तभी जाके एक कंपनी दूसरे कंपनी को कमर्शियल पेपर में इंटरेस्ट के साथ पैसा जमा करता है, ठीक है, समझ गए? अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. हाँ सर। थैंक यू सर। यस सर। एक कॉन्सेप्ट लिखो सर, वर्किंग कैपिटल गैप। इसका मतलब भी होता है करेंट एसेट माइनस स्पॉन्टेनियस करेंट लायबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर, स्पॉन्टेनियस करेंट लायबिलिटी। सर एज पर आवर एग्जांपल, कुछ देर पहले मैंने जो एग्जांपल ड्रॉ करवाया था आपको, 1000 लाख का करेंट एसेट था, 800 लाख का करेंट लायबिलिटी था, बट उसमें स्पॉन्टेनियस था 200 लाख का। उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, 1000 लाख का, 1000 लाख मतलब 100 करोड़, 100 करोड़ ना, यस सर। क्या है? तो 100 करोड़ का करेंट एसेट्स है और स्पॉन्टेनियस लायबिलिटी 200 लाख का, मतलब 2 करोड़ का। यस सर। या 1000 लाख मतलब 10 करोड़ है सर, 100 लाख में 1 करोड़ होता है। हाँ 10 करोड़ और 2 करोड़ हो गए। तो मैंने 100 बोला तो आप 100 बोल दिए। 1000 लाख मतलब 10 करोड़, ठीक ना सर? अब ठीक है ना? थाउजेंड लाख मतलब 10 करोड़ और स्पॉन्टेनियस लायबिलिटी है 2 करोड़ का। तो करेंट एसेट 10 करोड़ का, स्पॉन्टेनियस लायबिलिटी 2 करोड़ का, बिजनेस का वर्किंग कैपिटल गैप कितने का हो गया? 8 करोड़ का, है ना? 8 करोड़ का, या फिर अप्रोक्स मतलब ऐसे बोल सकते हैं 1000 करोड़ और इधर 200 लाख, मतलब 800 लाख, 800 लाख या 8 करोड़। अब ये 800 लाख और 8 करोड़ जो भी है, इसको वर्किंग कैपिटल गैप बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल का गैप का मतलब क्या है? दिस इज द अमाउंट which the firm must earn, the firm, sorry, must earn नहीं, firm has to raise, firm has to raise मतलब बिजनेस को इतना पैसा उठाना पड़ेगा, has to raise a mix of short term and long term finance। आई होप क्लियर है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिक्स करके जो पर्टिकुलर कैपिटल आप मार्केट से रेज करते हो उसको वर्किंग कैपिटल गैप बोलते हैं। और वर्किंग कैपिटल गैप के अंदर क्या आ जाता है? करेंट एसेट्स आता है और वहां से स्पॉन्टेनियस लायबिलिटी को हटाना पड़ता है। बाकी जो अमाउंट है वो आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिक्स करके मार्केट से उठाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल गैप। बोलो सर, यहां तक क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर टू ऑल ऑफ यू सर? हाँ नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। The trade-off
between liquidity and profitability। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट में जा रहे हैं सर। वर्किंग कैपिटल ना कोई ऐसा वैसा चीज नहीं है, वर्किंग कैपिटल कोई ऐसा वैसा चीज नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसको प्रॉपरली अगर मैनेज कर लिया कंपनी ने, जो इसको प्रॉपरली मैनेज कर लिया, इसका मतलब समझ लो कि आपको प्रॉफिट का स्वाद मिल जाएगा। बिजनेस में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको ट्रेड ऑफ कहा जाता है। ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब जीरो से हीरो बनने का रास्ता। जीरो से हीरो बनने का रास्ता किस पे डिपेंड करता है? वर्किंग कैपिटल पॉलिसी पे डिपेंड करता है। बैंक आपको वर्किंग कैपिटल लोन तो दे देगा, बट उस पर्टिकुलर लोन को आप कैसे यूज करोगे, उस पर्टिकुलर लोन को आप कैसे यूज करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैटर है सर। आई होप आपको बात समझ में आ रहा है सर। ठीक है, अब बात को समझो। इतना देर तक ठीक काम किया, अब पेन गड़बड़ कर रहे हैं। ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, समझ में आ रहा है सर? बात करते करते कई बार मेरा भी तोतलापन आ जाता है। देयर आर, क्या हो गया? There are two sections in working capital. वर्किंग कैपिटल का दो सेक्शन है सर, वर्किंग कैपिटल पॉलिसी का, सॉरी। सेक्शन 1 is current asset policy। करंट एसेट पॉलिसी का मतलब है व्हाट शुड बी दी लेवल ऑफ करंट एसेट्स। मतलब बिजनेस कितना करंट एसेट मेंटेन करेगा, एसेट मतलब कैश कितना रखेगा और स्टॉक कितना रखेगा, सिंपल बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है। बिजनेस में कैश कितना मेंटेन करना है और बिजनेस में स्टॉक कितना रखना है, ये बात लोग बोलेगा जितना ज्यादा हो उतना अच्छा नहीं सर, जितना ज्यादा उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, गलत सोच है। ज्यादातर लोग इसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। सबको लगता है ज्यादा पैसा होने से और बिजनेस में ज्यादा स्टॉक होने से हर कोई बिजनेस चला सकता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ज्यादा या कम दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, जितना जरूरी उतना, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम मैनेजमेंट। ठीक है, अब ऑप्टिमम मैनेजमेंट क्या है वो आपको आगे आगे मैं बताता हूँ। तो दो पॉलिसी में, पहला सेक्शन 1 है और दूसरा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आता है व्हाट मिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म and long term fund should be used, what mix of short term and long term fund should be used to finance current assets। मतलब बिजनेस में कितना करंट एसेट रखना चाहिए वो तो एक बात है, दूसरा बात है कि उस एसेट को मेंटेन करने के लिए आपको कितना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन उठाना चाहिए। ठीक है, लोन लेना भी तो कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो कितने करंट एसेट्स के लिए कितना लोन ले, ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल गैप हो गया ना सर। एक्चुअली मैं वर्किंग कैपिटल गैप का बात कर लिया आपको, मतलब करंट एसेट माइनस स्पॉन्टेनियस करंट लायबिलिटी।
एक्चुअली वर्किंग कैपिटल गैप। ठीक है, याद रखिएगा बात को, वर्किंग कैपिटल गैप। ठीक है, तो दो तरह का पॉलिसी हो गया बिजनेस में। एक हो गया सेक्शन 1 जो कितना करंट एसेट्स बिजनेस में रखना है वो देखना, और दूसरा बात करंट एसेट तो रखेंगे बट करंट एसेट्स के लिए कितना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, अनदर पार्ट। ठीक है, अब इसके लिए आपको सेक्शन 1 दैट इज करंट एसेट पॉलिसी ये समझना होगा। अब करंट एसेट पॉलिसी के अंदर, तीन इंपॉर्टेंट हिस्सा है सर। कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है? 3 इंपॉर्टेंट हिस्सा है सर। बिजनेस 3 तरीके से अपने आप को चला सकता है। एक अप्रोच है सर कॉन्जर्वेटिव अप्रोच। क्या अप्रोच बोला मैं सर? कॉन्जर्वेटिव। दूसरा एक अप्रोच है एग्रेसिव। और इन दोनों के बीच में है मॉडरेट। अब कौन से अप्रोच में बिजनेस के लिए क्या होता है? बिजनेस को वर्किंग कैपिटल के लिए एग्रेसिव अप्रोच यूज करना चाहिए, कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करना चाहिए, या फिर बीच में रहना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। तो रिकमेंडेड तो मॉडरेट ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ बिजनेस कंजर्वेटिव में ही रह जाता है इसलिए सक्सेस नहीं मिलता। कुछ बिजनेस जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है इसलिए उसको भी सक्सेस मिलके भी नीचे गिर जाता है। मैं आपको तीनों केस समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, विथ क्वेश्चंस जो एग्जाम में भी आता है। तो करंट एसेट पॉलिसी के ऊपर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी करना है और कॉन्सेप्ट को भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तीनों अप्रोच भी समझना, और एक ग्राफ भी है वो भी ड्रॉ करके आपको बता देंगे। ये देखिए सर, जो मैं आपको अभी लिखाया इसके ऊपर बेस करके करंट वर्किंग कैपिटल में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कंजर्वेटिव पॉलिसी अच्छा है, दिख रहा है ना सर सबको? क्या रे, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर। कंजर्वेटिव अच्छा है कि एवरेज अच्छा है या अग्रेसिव अच्छा है? बस ये तीनों अप्रोच देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो फिर करंट एसेट पॉलिसी का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन होता है, उसमें से करंट एसेट पॉलिसी के ऊपर जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो वो मेरा नेक्स्ट क्लास का लाइव डिस्कशन रहेगा। इन द मेन टाइम इन लोगों के सामने एग्जाम है, अगर उसको किसी को यही कॉन्सेप्ट का जो भी वर्किंग कैपिटल रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जैसे नील का एग्जाम है सामने, तो नील को बस इतना मैं रिकमेंड करूंगा, नील तेरे को ऑलरेडी सारा क्लास में शेयर करके रखा, कनेक्टेड टॉपिक प्लीज घर पे यस सर। कर लो एक बार। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर, আমি ওইগুলোই। ओके सर, ठीक है, बाकी लोग जैसे चल रहा है चलिए। आप लोगों को भी मैं रिकॉर्डेड दे दूंगा, आप लोग भी घर में रिवाइज कर लीजिएगा, क्लास में फिर से करेंगे तो बार बार हो जाएगा, अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा, घर में अलग से पढ़ने का जरूरत ही नहीं है ना। एक ही बात बार बार सुनने से क्या होता है, वो दिमाग में बैठ जाता है, भूलने का चांसेस नहीं रहता। ठीक है सर, आज इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ठीक है, और ये वर्किंग कैपिटल का रिगार्डिंग जो रिलेटेड नोट्स है, ये सर बाय। ठीक है, নোটস वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ, তথা নোটস শেয়ার করে দিচ্ছি, সব নোটসই তোকে আমি 2-1 দিনের মধ্যে শেয়ার করে দেবো। ঠিক আছে, আমার মাথায় আছে তুই বলেছিস। अच्छा सर। ओके सर, ठीक है सर, टाटा, फिर बाय।